मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही सर आवाज। ओके, ठीक ठीक ठीक। माइक बंद कर लीजिए अब अपना अपना। तो देखिए, ऐसा है कि ओएम 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप से जुड़ी हुई चीजें और भी हैं जो हमें समझने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की, एमओडी साइड की। इसके लिए हम जो डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट्स का अपेंडिक्स ए है, अब हम उसे पहले कवर करने जा रहे हैं, और इसके बाद जो ओएम के अदर चैप्टर्स हैं और आपके 3-4 जो कि आपके पार्ट ऑफ सिलेबस का हिस्सा हैं, हम उनको कवर करेंगे। तो आज हमारी कोशिश है कि डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट का जो अपेंडिक्स ए है हम उसे खत्म कर दें, आपको अच्छी तरह समझा दें। इसमें आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा जो सेकंड या थर्ड लेक्चर था जिसमें हम पहले भी एमओडी के स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, उन चीजों को हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन एक बार सरसरी तौर पर फिर से सुन लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पर्पज क्या है, मतलब क्या गोल है, अल्टीमेट गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव जिसे आप कह सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं? जो 5 डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ आपका आर&डी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। ये सारी चीजों की बात हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। आपका अपेंडिक्स ए में जो मटेरियल दिया हुआ है हम सीधे सीधे उसकी बात करेंगे, स्क्रीन शेयर करके आपको हम पीडीएफ भी देंगे। तो जो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसके अंदर भी एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कमेटीज का जो है एक नेटवर्क है आपका, और ये कमेटीज कैसे, कौन क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सी, कितनी काउंसिल है, कितनी कमेटी है, कितने बोर्ड है, किनका क्या काम है। अपार्ट फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनको सर्विस हेडक्वार्टर्स के द्वारा मॉनिटर, गवर्न किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, यहाँ पर क्रमशः आर्मी चीफ, नवल चीफ और एयरफोर्स चीफ जो है आपके हेड करते हैं इन सर्विस हेडक्वार्टर्स को। तो इनके अलावा भी कुछ इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सीधे सीधे एमओडी के द्वारा एडमिनिस्टर होते हैं, उनकी लिस्ट भी मैंने आपको कल प्रोवाइड की है। इसके अलावा बहुत सारी कमेटीज हैं, बहुत सारे काउंसिल हैं, बोर्ड्स हैं, तो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये। और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ठीक से समझा दूं, लेकिन अपने एंड में भी आपको इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ के रखना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये अपना ही खुद जो है मैंने ये बना दिया था, इसको जो है बनाया है मैंने पेन की हेल्प से। तो इसमें, हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है सर आवाज। अभी आ रही है सर। एक्चुअली में ये थोड़ा सा ओवर बर्डनड हो गया है ये जो है, तो इसकी वजह से मुझे अब लगता है एक सेकंड भी कहीं पे अल्टरनेटिव रखना पड़ेगा। तो ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, सर पर हैजी है, बहुत हैजी है। ये मैं समझ रहा हूँ, ये एक्चुअली में थोड़ा सा इसका मैंने पीडीएफ जो बनाया है इसमें भी है, लेकिन हम इसको ग्रुप में सेंड कर देंगे और हम इसको कंप्यूटर से भी बना देंगे। लेकिन अभी मैंने इसकी एक पेन पिक्चर तैयार कर दी है ऐसे ही आपके लिए, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, आप समझ जाओगे इसको। इसमें देखिए ये टॉप में 3 कमेटीज हैं, अभी हम दिखाने वाले हैं आपको जो है उसमें डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट के अपेंडिक्स ए से भी। तो ये पैरेलल में आपकी 3 कमेटी हैं, माइक बंद कर लीजिए भाई। एक है डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी, एक है डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी, और एक है आपकी डिफेंस मिनिस्टर्स एपीलेट कमेटी।
डिफेंस मिनिस्टर की जो डिफेंस मिनिस्टर कमेटी के नाम से जो जानी जाती है, ये जितने आपके इंपॉर्टेंट इंटर सर्विसेज प्रपोजल्स होते हैं, माइक बंद कर लीजिए जिसका भी ऑन हो, उनको ये टेकअप करती है। माइक बंद कर लीजिए भाई, किसका माइक ऑन है, आप मान नहीं रहे। इसका माइक ऑन है, आप लोग सुनते नहीं है। ध्यान से सुनिएगा जरा, ये जो कमेटीज का अभी थोड़ी देर में हम जिक्र करने वाले हैं, तो ये 3 कमेटी आपकी पैरेलल में याद रखना है। एक डिफेंस मिनिस्टर कमेटी, एक डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी और एक डिफेंस मिनिस्टर्स अपीलेट कमेटी। डिफेंस मिनिस्टर्स जो कमेटी है, ये इंपॉर्टेंट इंटर सर्विसेज प्रपोजल्स को या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको टेकअप करती है। और ये फर्दर इसके अंदर 2 सब कमेटीज होती हैं, एक प्रिंसिपल पर्सोनल ऑफिसर्स कमेटी और एक प्रिंसिपल सप्लाई ऑफिसर्स कमेटी। तो ये जो आपकी पहली कमेटी है डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी, इसके 2 आपके सब कमेटी हो गए, 2 सब डिवीजन या 2 इसके अंडर में सब कमेटीज हो गई, प्रिंसिपल पर्सोनल ऑफिसर्स कमेटी और प्रिंसिपल सप्लाई ऑफिसर्स कमेटी। इन कमेटीज के अंदर, इन दोनों सब कमेटीज के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहाँ से होते हैं, एमओडी से, एमओडी फाइनेंस से और सर्विसेज हेडक्वार्टर से। और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका मिनिमम लेवल ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल होता है, एक बात। दूसरी बात, ये जो सब कमेटीज हैं, ये जो भी रिकमेंडेशन देती हैं, इनकी रिकमेंडेशन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के माध्यम से होते हुए डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी को जाती है। तो ये जो अभी हम आपको ये शेयर कर देंगे व्हाट्सएप में, तो आप समझोगे इसको तो जान जाओगे। इसके बाद में जो डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी है, ये जितने भी आपके deals with matters relating to indigenous production of defense stores, equipment and import substitution in the field of defense। यानी डिफेंस में जहां जहां पर आपको इंडिजीनस प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी मामला होता है, और इंडिजीनस प्रोडक्शन हम किनके माध्यम से कर रहे हैं, जो अब तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी और डिफेंस पीएसयूज। तो जो हमारी 41 यूनिट्स थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की, और जो पहले से हमारे 9 डिफेंस पीएसयू थे, ये सब मिलाकर के अब 16 डिफेंस पीएसयू बन गए हैं। तो ये 16 डिफेंस पीएसयूज के माध्यम से इंडिजीनस प्रोडक्शन, डिफेंस स्टोर्स का, इक्विपमेंट का इंडिजीनस प्रोडक्शन से जुड़े हुए मामले को ये कमेटी टेकअप करेगी। साथ ही साथ अगर कोई चीज हमको नहीं, हम यहाँ पर कर पा रहे हैं, तो उसका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी एक्सप्लोर करेगी कि क्या हम इंपोर्ट करके किसी हम अपनी नीड को कैटर कर सकते हैं। तो ये पूरा, ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी है, इसका काम आपका स्टोर्स से लेना देना है कि क्या नीड है डिफेंस की, या डिफेंस जो आर्म फोर्सेज हैं उनकी नीड क्या है, उन्हें कैटर करना इंडिजीनसली और विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट। चाहे हम स्वदेशी तरीके से उस नीड को पूरा करें या फिर हम इंपोर्ट करके पूरा करें, ये लुक आफ्टर करने का काम इस कमेटी का है। इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर्स अपीलेट कमेटी ऑन पेंशन है, ये जो भी आपके डिसेबिलिटी या फैमिली पेंशन के क्लेम्स होते हैं उनको, उनकी अपील को कंसीडर करती है। आर्म फोर्सेस पर्सनल की तरफ से, ध्यान दीजिएगा, आर्म फोर्सेस पर्सनल की तरफ से डिसेबिलिटी या फैमिली पेंशन रिलेटेड जो क्लेम्स होते हैं उनकी अपील को कंसीडर करने का काम, अपील कंसीडर करने का काम डिफेंस मिनिस्टर्स अपीलेट कमेटी ऑन पेंशन का है। इसके अलावा भी कुछ आपके बोर्ड और काउंसिल या कमेटीज हैं, जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अंडर रक्षा मंत्री, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, डिफेंस प्रोडक्शन बोर्ड, डिफेंस R&D बोर्ड। अब ये जो मैंने आपको ये चार्ट छोटा सा ये बनाया है, ये आपको मैं अभी शेयर कर दूंगा, लेकिन बेसिक चीजें आप जो इसे ब्रीफ में आप देख रहे हैं, तो ये आपको डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट का जो अपेंडिक्स ए है उसमें देखने को मिलेगा। तो ये मेन आपको हमें आज देखना है, ये जो अपेंडिक्स ए है इसको हम आज समझेंगे ध्यान से।
और इसी के ब्रीफ को मैंने वहां पर एक चार्ट के माध्यम से दिया है और मैं उसे आपको बना करके भी साफ कंप्यूटर से बना करके मैं दे दूंगा, कोशिश करूंगा पीपीटी के माध्यम से मैं दे दूं। तो अभी ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है अपेंडिक्स ए, कोई एक बता दे। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा इसमें। तो इसमें जो है आप देखिए जो हाईलाइटेड पार्ट है इसमें यही बताया गया है जो बातें हम पहले ही कर चुके हैं, पहले शुरू में ही हम कर चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। वो है देश की रक्षा बाहरी हमले से, और ये काम करने के लिए हम आर्मी नेवी एयरफोर्स की मदद से हम देश की रक्षा करते हैं। तो जितने भी जो है ये मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको गवर्न करना, उनको पॉलिसी रिलेटेड गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उन्हें पास ऑन करना, उनको मॉनिटर करना, ये सारा काम जो है, या उनको इंस्ट्रक्शन इशू करना, ये सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। इसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन सी चीजें देख रही है, मैटर्स रिलेटिंग टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी, कोस्ट गार्ड, एक्सिलरी एयर फोर्स एंड नेशनल कैडेट कॉर्प्स आर आल्सो लुक्ड आफ्टर बाय द मिनिस्ट्री। तो ये पहला पैराग्राफ जो हमारा दिया हुआ है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फंक्शन से रिलेटेड है, उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। हम इसको इसलिए ज्यादा नहीं हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम इसको ऑलरेडी एक लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। सेकेंड पैरा के अंदर जो बातें बताई गई हैं, मतलब आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब इसमें जो है एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी भी शामिल है डिफेंस पर्पजेस के लिए। जैसे कि मतलब आप जानते हो कि डिफेंस स्टेट्स एकदम सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा संपदा, जिसका काम यही होता है कि लैंड एंड प्रॉपर्टी एक्वायर करना डिफेंस पर्पजेस के लिए, जो भी हमारी डिफेंस रिलेटेड नीड्स हैं या उनसे संबंधित जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स वगैरह होते हैं उनको भी सर्विसेज के लिए या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए वर्क्स भी कैरी आउट करना, ये काम भी जो है मॉनिटर किया जाता है इसी मिनिस्ट्री के द्वारा या एमओडी के द्वारा, इसे भी एडमिनिस्टर किया जाता है। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज शब्द का बोलना हमारा बंद हो जाएगा क्योंकि वो डिफेंस पीएसयू में बदल गए हैं। इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। ये लेटेस्ट दरअसल जो है आपकी रिपोर्ट के पर आधारित है ये, और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आपके हुए हैं जो हमें अलग से याद रखने होंगे। तो उसको हम जो अभी लेटेस्ट चेंजेस में दो बड़े चेंजेस हैं, ध्यान रखिएगा, जो इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। जो अपेंडिक्स ए आपके सामने है, लेटेस्ट बुक आप मंगाओगे तो आपको यही मिलेगा जो मैं आपके सामने दे रहा हूं। उसके बाद की जो दो घटनाएं हैं जो हमें अलग से कवर करना है, वो है एक क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स विद इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कारपोरेटराइजेशन ऑफ ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण, कारपोरेटाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का क्रिएशन। ये दो बहुत बड़े चेंजेस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर स्ट्रक्चर में चेंज लाए, बहुत बड़े चेंजेस हैं जिनको यहाँ कवर नहीं किया गया इस बुक में, तो उसे हमें अलग से ध्यान रखना है। देखिए इसमें तीसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि जो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का काम है गवर्नमेंट से पॉलिसी डिसीजन ऑब्टेन करना, और ऑब्टेन करके सर्विसेज को और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, जो एमओडी के अंदर जहां जहां सर्विसेज की बात आती है वहां वहां सर्विसेज शब्द का मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स से है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल सेटअप है एमओडी का, बहुत सारे विभागों का तो आप नाम भी नहीं जानते होंगे ना उनके बारे में आपने कुछ सुन रखा होगा। हमें इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना होगा, हमें सिर्फ अगर इतनी भी जानकारी हो जाए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और उनका क्या काम है ब्रीफ में, तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए होगी। Apart from different departments, organizations, there are so many committees, councils and boards। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें हमको एक फाइन बैलेंस रखते हुए इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, क्योंकि हम एसएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पर कोई एक्सपर्टाइज नहीं पैदा करना, लेकिन हाँ हमें उतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि कहीं पर भी हमारे फंक्शन को लेकर के एमओडी फाइनेंस या डीएडी के फंक्शन को लेकर के कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड या काउंसिल का नाम आता है
So we must be in a position to understand the relation between our department, between finance division of MOD and the administrative side. हमें इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए, तो इसलिए उतना ही हमें करना है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, जो ये बताया कि ये बात पहले ही हो चुकी है। तो इसके अलावा जो है देखिए, इसमें जो 4th पैराग्राफ में आप आएंगे तो लिखा है कि भाई although आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आर अंडर द जनरल कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री, दे फंक्शन डायरेक्टली अंडर देयर रिस्पेक्टिव चीफ्स ऑफ स्टाफ। ये बातें हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है इज द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री। तो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट मैंने आपको दी है, उनको आप ध्यान से पढ़िए। वो सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती हैं। वो सर्विसेज हेडक्वार्टर्स से गवर्न नहीं होती हैं, वो सीधे एमओडी से गवर्न होती हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हमें समझना है। इसके अलावा जितने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो भी मिनिस्ट्री के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं। जैसे कि अभी जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को एक 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बदल दिया गया है, 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। प्रायरली all those 41 ordnance factories would function under the command of Ordnance Factory Board, but now all of them are quite independent in their nature and they will directly report to the Department of Defense Production, Ministry of Defense. अब वो OFB को रिपोर्ट नहीं करेंगी, अब वो सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है उसको रिपोर्ट करेंगी, क्योंकि वो डिफेंस पीएसयू में बदल गई हैं। तो सातों की सातों डिफेंस पीएसयू अलग अलग हो गई हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गई, अपने आप में ऑटोनॉमस हो गई, स्वावित्त पोषित हो गई, सेल्फ फाइनेंस्ड हो जाएंगी। अभी जो उनको पीरियड दिया गया है, मोरेटोरियम दिया गया है, उतने दिनों तक गवर्नमेंट उनको हेल्प करती रहेगी, एड देती रहेगी, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड वो अपनी एक्टिविटी को इंडिपेंडेंटली कैरी आउट करेंगी। जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगी उसका सर्टेन पार्ट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड गवर्नमेंट को पास ऑन करेंगी। तो ये डिफेंस पीएसयू भी एमओडी के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं। सारे के सारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं। लेकिन जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इनको पॉलिसी डिसीजन जितने भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो एमओडी के द्वारा पास ऑन किए जाते हैं। लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सीधे तौर पर सर्विसेज हेडक्वार्टर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है और उन सर्विसेज हेडक्वार्टर्स को रेस्पेक्टिव चीफ ऑफ स्टाफ हेड करते हैं। जैसे आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हो, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नवल स्टाफ। तो ये जो है आपके हेड करते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। इसको पढ़िएगा जरूर डिटेल में, और जो इससे पहले लेक्चर हो चुका है, जरूरत पड़े तो उसको भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर उन कमेटीज की बात आती है। ये पैरा नंबर 6, 7 एंड 8 एंड 9, ये आपके जो है 6, 7, 8 और 9 पैरा, ये कमेटीज की बात करते हैं, जिसका मैंने वो चार्ट बना करके आपको दिया है। तो जब आप इसको पढ़ोगे और उस चार्ट को मेरे देखोगे तो आपको पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि बाकी मिनिस्ट्रीज की तरह से डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी जो वर्क है आपका, वो उसी तरह से होता है, लेकिन नोट्स एंड डिस्कशंस के माध्यम से जो है होता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक कमेटीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका, स्टेब्लिश किया गया है अलग अलग लेवल में, अलग अलग लेवल में। और इस तरीके से स्ट्रक्चर को बड़ा कॉम्प्लेक्स बना देता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और इसलिए जो है ऐसा किया गया है जिससे कि जो भी वर्क है उनको जो भी कॉम्प्लेक्स नेचर के वर्क हैं, उनको एक्सपीडिटियसली, उनको त्वरित गति से उन्हें प्रॉम्प्टली और इफिशिएंटली हैंडल किया जा सके, इसलिए ऐसा किया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो है ये पैरा नंबर 6 के ऊपर जो हाईलाइटेड पार्ट है, उसमें नीचे वाली दोनों लाइन में लिखा है, देयर इज अ डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी विच डील्स विद द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ द इंटर सर्विसेज प्रॉब्लम्स। यानी जो डिफेंस मिनिस्टर की कमेटी होती है, वो इंटर सर्विसेज प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, इंटर सर्विसेज प्रॉब्लम समझिए जरा, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से सुनिए। जो इंटर सर्विसेज प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को अफेक्टेड करने वाली प्रॉब्लम्स हैं,
ज्यादा महत्वपूर्ण जो मामले हैं इन तीनों सेवाओं के, तीनों सर्विसेज के, तीनों सेनाओं के, उनके मैटर्स को टेकअप करती है डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी। और ये डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी के को दो सब कमेटीज असिस्ट करती हैं। यानी इस डिफेंस मिनिस्टर 6th पैराग्राफ में आइए, ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी है इसकी दो सब कमेटी है। पहली का नाम है प्रिंसिपल पर्सोनल ऑफिसर्स कमेटी और दूसरी का नाम है प्रिंसिपल सप्लाई ऑफिसर्स कमेटी। और ध्यान दीजिए इसमें इन दोनों तरह की सब कमेटीज में मेंबर कौन होते हैं। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस से, एमओडी फाइनेंस और सर्विसेज हेडक्वार्टर से लिए जाते हैं। तो 5 जगह आप कह सकते हैं, एक खुद एमओडी हो गई, दूसरा एमओडी फाइनेंस हो गया और सर्विसेज हेडक्वार्टर्स 3 है। तो उन तीनों जगह से, तो ये 5 प्लेसेस से रिप्रेजेंटेटिव लिए जाते हैं जिनका मिनिमम लेवल ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल होना चाहिए। और ये जो सब कमेटीज हैं इनको कौन प्रिसाइड ओवर करता है, इनकी अध्यक्षता कौन करता है। इसमें लिखा है कि जो सीनियर मोस्ट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा, सीनियर मोस्ट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। एंड व्हेन यू से सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इट मींस आर्मी, एयरफोर्स एंड नवल पर्सोनल। ध्यान दीजिए, सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यही है, सर्विस शब्द का मतलब है आर्म फोर्सेस साइड से। तो इन सब कमेटीज को जो है, जो हेड करता है वो सीनियर मोस्ट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हेड करता है, वो भी रोटेशनल बेसिस पे। रोटेशनल बेसिस का मतलब यानी ये है आपका कि एक बार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से इस तरीके से जो है लिया जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर ये भी देखिए कि ये जो सब कमेटीज हैं ये रेगुलरली मतलब जो है मिलती हैं एट द डायरेक्शन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी। तो इनकी जो मीटिंग होती है वो दो आधार पर होती है, या तो जो डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी है वो इनको डायरेक्ट करेगी, वो इन्हें निर्देशित करेगी, डायरेक्शन देगी, तब मीटिंग होगी। या फिर इन कमेटीज के अंदर से भी कोई सदस्य कोई भी जो है रिकमेंडेशन दे सकता है किसी भी इंटर सर्विसेज मैटर को डिस्कस करने के लिए, किसी भी सदस्य की तरफ से भी रिक्वेस्ट आ सकती है, तब भी मीटिंग हो सकती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि ये जो दोनों सब कमेटीज है डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटीज की, तो ये जो भी इंटर सर्विसेज प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगी। साथ ही साथ इनके जो डिलीबरेशन या जो रिकमेंडेशन होंगे वो रिकमेंडेशन डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी को पास ऑन होना है। लेकिन बीच में एक और लेयर आ गई और वो है चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की लेयर। ध्यान दीजिए जरा, मतलब जो डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी है उसके अंडर में उसके दो सब डिवीजन हो गए, सब कमेटीज हो गई। एक प्रिंसिपल ऑफिसर्स कमेटी और एक प्रिंसिपल सप्लाई ऑफिसर्स कमेटी। लेकिन ये दोनों कमेटीज अपनी रिकमेंडेशन जब डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटीज को भेजेंगी तो बीच में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी आ गई। पहले चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को इनकी रिकमेंडेशन सबमिट की जाएगी, वो उनको कंसीडर करेंगे, समझेंगे और इसके बाद वो पास ऑन करेंगे डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी को। तो ये जो नीचे हाईलाइट किया गया इसको जरा समझ लीजिए। द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी इज afforded an opportunity to consider all the recommendations of these subcommittees। मतलब चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को ये मौका दिया जाता है कि वो इन सब कमेटीज की रिकमेंडेशन पर विचार करें बिफोर दीज आर सबमिटेड टू द डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी, इससे पहले कि उन्हें डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी को सबमिट किया जाए, क्योंकि ये इंटर सर्विसेज प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हैं। और ये जो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है जिसको अभी आप पैरा 9 में पढ़ोगे आगे, तो ये आपकी तीनों सेनाओं के रिप्रेजेंटेटिव रखती है। ये तीनों सेनाओं के रिप्रेजेंटेटिव मीन्स तीनों सेनाओं के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो इसमें शामिल होते हैं, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ। तो ये जो सब कमेटीज की रिकमेंडेशन है डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी को सबमिट होने से पहले चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के सामने इन्हें रखा जाएगा, उनके द्वारा कंसीडर करने के लिए उनको एक मौका दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी थी ये पहला सेगमेंट पूरा हुआ जिसमें हमने नंबर 1 में रखा है। तो ये आप जब चार्ट देखोगे तो जो नंबर 1 में मैंने रखा है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब नंबर 2 कमेटी में आइए जो पैरेलल में है, डिफेंस मिनिस्टर्स की ही कमेटी के पैरेलल में एक और कमेटी है आपकी। माइक बंद कर लीजिए भाई जिसका माइक ऑन हो गया हो।
ये कमेटी है डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी। ये अब दूसरी कमेटी देखिए, एक कमेटी हो गई डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी जिसकी 2 सब कमेटी थी, वो आपका डिवीजन खत्म हो गया। अब दूसरी है आपकी डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी। ये कौन से मामले को देखती है? ये मैं अभी अभी जो बता रहा था कि जो भी डिफेंस स्टोर्स हैं, इक्विपमेंट है, उनके इंडिजीनस प्रोडक्शन को लुक आफ्टर करती है, स्वदेशी तरीके से उनके प्रोडक्शन को टेकअप करती है। माइक बंद कर लीजिए जिसका भी आना है। इंडिजीनस प्रोडक्शन को लुक आफ्टर करती है और साथ ही साथ जो भी डिफेंस के फील्ड में हमारी नीड्स हैं उनके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर भी विचार करती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने लेवल में अपने इंडिजीनसली हम उन्हें डेवलप नहीं कर पाते, हम उन्हें मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, हम उन्हें डेवलप नहीं कर पाते। तो अगर हमारी कोई ऐसी नीड है जिसे हम इंडिजीनसली कैटर नहीं कर पा रहे, ऐसी नीड का क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो भी डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी उस भी मैटर को डील करेगी। साथ ही साथ ये और क्या देखती है, इट आल्सो रिव्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम द मोबिलाइजेशन प्लान्स फॉर डिफेंस प्रोडक्शन। यानी डिफेंस प्रोडक्शन के लिए जो मोबिलाइजेशन प्लान्स है उनको भी समय समय पर ये रिव्यू करती है। मतलब डिफेंस प्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी प्लान है तो उसको भी ये रिव्यू करने का काम करती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है जो कि प्रोडक्शन एंड सप्लाई साइड से जुड़ी हुई है। तो ये दूसरी कमेटी हो गई। पहली थी डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी, दूसरी हो गई डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी। कंफ्यूज ना करें, जो वो 2 सब कमेटी हैं वो डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी का हिस्सा थी। इसके बाद आते हैं हम तीसरी कमेटी की बात करते हैं। तीसरी कमेटी है आपकी डिफेंस मिनिस्टर्स एपीलेट कमेटी ऑन पेंशंस। तो ये तीसरी कमेटी हो गई। इसका क्या काम है? अभी अभी हम बात कर रहे थे, जो भी सर्विस पर्सोनल या आर्म फोर्सेस पर्सोनल की फैमिली पेंशंस या डिसेबिलिटी पेंशंस रिलेटेड जो क्लेम्स हैं उन उनसे संबंधित अपील कंसीडर करना। ध्यान दीजिए, अपीलेट बॉडी है, अपीलेट बॉडी है। यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन या फैमिली पेंशन क्लेम्स रिलेटेड जो भी अपील होती है उसे कंसीडर करने का काम इस कमेटी का है। ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 कमेटी का चार्ट मैंने आपको बना के दिया है। इसके अलावा मैंने बॉक्स में अदर कमेटीज काउंसिल्स एंड बोर्ड्स करके दिया है, जिनकी बात अब आप समझेंगे इसमें। तो एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल भी है। इसका क्या काम है? इसका काम है कोऑर्डिनेट करना या इंडिकेट करना जनरल डायरेक्शन ऑफ पॉलिसी फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू डिफेंस एंड द डेवलपमेंट। तो ये मतलब जो है, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो भी डायरेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या जो भी पॉलिसी डिसीजन है उनको इंडिकेट करना, संबंधित लैब्स को स्टेब्लिशमेंट को पास ऑन करना, और साथ ही साथ जो चीजें हो रही हैं पूरी डीआरडीओ के द्वारा जो की जा रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, ये इस काउंसिल का काम है। इसके बाद नंबर 9 में, पैरा नंबर 9 में वो चीफ्स ऑफ आर्मी, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के बारे में बात की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है ये, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। शुरुआत देखिए जरा, द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईच सर्विस इज इन कंप्लीट कमांड ऑफ द सर्विस। ध्यान दीजिए जरा, चीफ ऑफ स्टाफ, हर सर्विस का चीफ ऑफ स्टाफ, यानी हर सर्विस का मतलब है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो आर्मी का कंप्लीट कमांड रखते हैं। एयरफोर्स के जो चीफ ऑफ स्टाफ है एयरफोर्स का कंप्लीट कमांड रखते हैं। जो नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ है वो नेवी का कंप्लीट कमांड रखते हैं, सब्जेक्ट टू रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स एंड ऑर्डर्स इश्यूड बाय गवर्नमेंट। अब ये एक लाइन जोड़ दी गई है, कंप्लीट कमांड के साथ ये एक शर्त भी लगा दी गई है। मतलब उसकी शर्त ये है कि नियमों से बंधे हुए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए ऑर्डर से, प्रोसीजर से, रेगुलेशन से, रूल से बंधे हुए हैं, कंप्लीट कमांड है। लेकिन वो कोई भी ऐसा डिसीजन या कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन या मिलिट्री इंस्ट्रक्शन अपने अंडर फोर्सेस को नहीं दे सकते जो कि गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन या ऑर्डर के कंट्रावेंशन में हो, उसके विपरीत हो, विरुद्ध हो, नहीं दे सकते हैं। तो ये जो है विद इन गवर्नमेंट फ्रेम
वो कंप्लीट कमांड रखते हैं अपने रिस्पेक्टिव फोर्सेस का। कौन? जो चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक फाइन बैलेंस है हमारे यहाँ। जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, यानी सिविल पावर और मिलिट्री पावर के बीच में एक बेहतरीन बैलेंस बनाया गया है। सिविल पावर का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वहां पर सिविल अथॉरिटीज होती हैं। डिफेंस सेक्रेटरी एक सिविल अथॉरिटी है। लेकिन इनके और जो मिलिट्री अथॉरिटीज हैं उनके बीच में एक बहुत ही फाइन बैलेंस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी डिसीजन है वो सिविल अथॉरिटीज मिलिट्री अथॉरिटीज को पास ऑन करेंगी। फिर उस पॉलिसी को, डिसीजन को, ऑर्डर को कैरी आउट कैसे करना है, इस मामले में वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और उनके अंडर में जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से उनके कंप्लीट कमांड में है, वो किसी और का कमांड नहीं मानेंगे। मतलब आर्मी, पूरी की पूरी आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ही कमांड मानेगी, किसी का कमांड नहीं मानेगी। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी कमांड देंगे वो सब्जेक्ट टू रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स एंड ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा बैलेंस है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और चीज बताई गई है, आगे आप इसको पढ़िएगा। अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री चीफ्स ऑफ स्टाफ इज कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब तीनों चीफ्स ऑफ स्टाफ को मिला करके एक कमेटी आपकी बनाई जाती है, विद द मेंबर हैविंग बीन द लॉन्गेस्ट इन द कमेटी एज चेयरमैन। मतलब जो है वो मेंबर जो आपका हैव बीन द लॉन्गेस्ट इन द कमेटी, जो कमेटी में सबसे लंबे समय तक रहा हो, वो चेयरमैन उसका रहेगा। जो भी कमेटी में सबसे लंबे समय तक रहा वो उसका चेयरमैन रहेगा। टू कंसीडर ऑल डिफेंस, ऑल इंपॉर्टेंट डिफेंस मैटर्स। और इस कमेटी का काम क्या है? जितने भी महत्वपूर्ण आपके डिफेंस मैटर्स हैं उनको कंसीडर करना। खास तौर से जो आपके एक से ज्यादा आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए जरा, पर्टिकुलरली दोज विच कंसर्न मोर देन वन सर्विस, यानी जो सिर्फ आर्मी के नहीं है, सिर्फ एयरफोर्स का कंसर्न नहीं है, सिर्फ नेवी का कंसर्न नहीं है। जहां पर एक से ज्यादा फोर्स का कंसर्न होगा, जैसे कि आर्मी एयरफोर्स का हो सकता है, आर्मी नेवी का हो सकता है, नेवी एयरफोर्स का हो सकता है, या तीनों का हो सकता है। ऐसे मैटर्स को, ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स को कंसीडर करने का काम ये चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का है, जहां पर कोई भी मैटर आपका एक से ज्यादा फोर्सेस, आर्म फोर्सेस को इफेक्ट करने वाला हो। इसके अलावा ये भी देखिए, जो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है ये सरकार को सलाह भी देती है, एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू जनरल डिफेंस स्ट्रेटजी, डिफेंस बिल्डअप एंड सच क्वेश्चंस एज आर रेफर्ड टू इट बाय द गवर्नमेंट। यानी इस कमेटी का काम ये भी है सरकार को सलाह देना, किस मामले में? जो जनरल डिफेंस स्ट्रेटजी है, मतलब जो सामरिक मामले हैं रक्षा से संबंधित, उन पर सरकार को एडवाइस करना। डिफेंस बिल्डअप से रिलेटेड जो है सरकार को एडवाइस करना, मतलब कहाँ कहाँ पर हमको स्केलेशन या डिस्केलेशन करना है, कहाँ फोर्सेस बढ़ानी है, कहाँ घटानी है, या कोई भी ऐसा सवाल जो कि सरकार जिस पर इनसे सलाह मांगे या सरकार इनके सामने पेश करे, उस सवाल का जवाब देना, उस मामले में अपनी बात रखना, डेलिब्रेट करना, ये काम जो है चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का है। एक और देखिए इसमें पॉइंट ये है कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स headed by the Chief of Integrated Defense Staff have been created to support the chairman and the chiefs of staff committee। अब यहाँ पर एक और मैटर आ गया, यानी जो chiefs of staff committee हैं या इसके जो चेयरमैन है, इनको सपोर्ट करने के लिए एक और आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन या एक और एंटिटी है आपकी, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ध्यान दीजिए जरा, आईडीएस एक सेपरेट बॉडी हुआ करती थी जो अब बदल करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही हो गई है, सीडीएस आप जानते हैं। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं इस स्ट्रक्चर में एक मेजर चेंज आया है, लेकिन आप इसको अभी समझ लीजिए, तभी जो मेजर चेंज आया है उसको आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये जो क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, ये जो क्रिएशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इसके पहले इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का क्या स्ट्रक्चर था, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के क्या फंक्शन थे, उनमें क्या चेंजेज आया है, ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम पहले जो प्रोविजन था उसे जब हम समझेंगे। तो ये जो चीजें दी गई हैं आप इनको एज इट इज समझ लीजिए। इसके बाद जो इसमें बदलाव आए हैं हम उसको अलग से समझेंगे, क्योंकि उसको हमें अलग सोर्सेस से देखना पड़ेगा।
तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे कि जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है या इसके जो चेयरमैन है, इनको सपोर्ट करने के लिए एक चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ नाम की एंटिटी है। मतलब एक स्ट्रक्चर है आपका, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंटिटी है, जिसको कि हेड करते हैं चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। और ये किसको सपोर्ट करते हैं? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और उसके चेयरमैन को, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए पैरा नंबर 10 के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है, जिसे कि 2001 में इस्टेब्लिश किया गया। और इसका काम है कैपिटल एक्विजिशन। कैपिटल एक्विजिशन का मतलब आप समझिए, जो बड़े बड़े हमारे कैपिटल एसेट्स हैं या जो कैपिटल के अंतर्गत, कैपिटल आप समझ जाओगे कैपिटल क्या होता है, जैसे कि बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स, सबमरीन्स, शिप्स, ये बहुत सारी चीजें ये एक्वायर करना, ये कैपिटल एक्विजिशन है। खास तौर से कैपिटल एक्विजिशन ऐसी चीजें होती हैं जो परमानेंट नेचर की होती हैं, जो टेम्पररी नेचर की नहीं होती हैं, जिनका इम्पैक्ट या जिनका यूज या जो कि एक से ज्यादा वित्तीय वर्ष में ऑपरेशनल रहती हैं। ऐसे प्लांट मशीनरी, ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे कंस्ट्रक्शन, ऐसे जो भी एक्वायर की जाती हैं ऐसी चीजें, वो आपकी कैपिटल एक्विजिशन के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे जितने फाइटर प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स, ये जितनी चीजें, रडार्स, जो भी हम खरीदते हैं, वो सारी चीजें कैपिटल एक्विजिशन के अंतर्गत आती हैं। तो एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किया गया 2001 में, जो कि कैपिटल एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब है चीजों को एक्वायर करना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए या आर्म फोर्सेस के लिए कह सकते हैं, उनको एक्वायर करना और फिर इन्हें आर्म फोर्सेस में ऑपरेशनल कर देना। तो ये काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। और ये इसके अंदर जो है आपकी एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जो सीधे सीधे रक्षा मंत्री के अंडर में काम करती है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अंडर रक्षा मंत्री, ध्यान दीजिए। और ये जो है आपकी जो भी कैपिटल एक्विजिशन प्लान बनते हैं, उनको अप्रूव करती है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल देती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये कैपिटल एक्विजिशन, ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसका काम है, जो रक्षा मंत्री के अंडर में काम करती है, इसका काम है कैपिटल एक्विजिशन प्लान को अप्रूवल देना और उसे फ्यूचर में कैरी आउट करना। साथ ही साथ देखिए इसमें आगे दिया है, द डिसीजन ऑफ रक्षा मंत्री फ्लो डाउन फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन टू। मतलब जो है रक्षा मंत्री के जो डिसीजन है वो नीचे फ्लो करते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन पर्पज के लिए। तो कहां पर आते हैं? डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, डिफेंस प्रोडक्शन बोर्ड एंड डिफेंस R&D बोर्ड। अब ये देखिए 3 बोर्ड के नाम आ गए। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, ये जो भी रक्षा मंत्री के डिसीजन है वो इनके पास आएंगे फ्लो करके, और ये उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डिफेंस प्रोडक्शन बोर्ड भी यही करेगा। मतलब प्रोक्योरमेंट बोर्ड का मतलब है चीजों को प्रोक्योर करना, एक्वायर करना, खरीदारी करना। प्रोडक्शन का लेना देना आपका प्रोडक्शन एंड सप्लाई से है, जब हम इंडिजीनियस प्रोडक्शन करेंगे अब डिफेंस PSUs के माध्यम से। और डिफेंस R&D बोर्ड, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। तो देखिए कितनी सारी कमेटीज हैं, कितने सारे बोर्ड हैं, कितने काउंसिल हैं, ये सब हमें एक जगह लिख करके रखना है और समझना है। हमने चार्ट में इनको लिखा है, लेकिन इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमको छोटी छोटी शार्ट नोट्स जो है 50 वर्ड्स या 30 वर्ड्स के या 25 वर्ड्स के, ऐसे छोटे छोटे नोट्स हमें इनके लिए बना के रखना है, जिससे कम से कम एटलीस्ट हमें इनकी जानकारी हो। और ये काम हम आपको करेंगे, बताएंगे। तो देखिए देखिए अलग अलग इनको बताया भी गया है कि जो प्रोक्योरमेंट बोर्ड है वो फिर से फर्दर असिस्टेड किया जाता है एक एक्विजिशन विंग के द्वारा। और इस एक्विजिशन विंग को हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन। एक DG एक्विजिशन अलग से है जो एक्विजिशन विंग को हेड करते हैं। और ये एक्विजिशन हिंड विंग किसे जो है हेल्प करती है? डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड को। तो 3 बोर्ड का जो आपने नाम सुना है, फर्दर उसके नीचे जो है एंटिटीज हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड को कौन सपोर्ट कर रहा है? एक्विजिशन विंग हेडेड बाय DG एक्विजिशन। आगे लिखा है कि हु इज असिस्टेड बाय फाइनेंशियल एडवाइजर एक्विजिशन। और इनको फर्दर कौन असिस्ट करता है? फाइनेंशियल एडवाइजर एक्विजिशन के द्वारा। अब देखिए आपका इन्वॉल्वमेंट आ, जो DG एक्विजिशन है उसके साथ एक फाइनेंस। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को?
हेलो। आ रही है सर, अब आ रही है, आ रही है सर, अभी आ रही है, बीच में चली गई थी। बीच में डिस्टर्ब कर देता है ये। चलता है तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में डिस्टर्ब भी कर देता है। तो मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पर जो हमारा ये बोर्ड्स के बारे में बात कर रहा था, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है, इसे एक एक्विजिशन विंग के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। एक्विजिशन विंग को डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन हेड करेंगे और वो खुद भी उनको जो फाइनेंशियल एडवाइजर एक्विजिशन है वो हेल्प करेंगे। और ये जो एक्विजिशन है, इसमें ऑफिसर्स आपके कहाँ से लिए जाते हैं, ध्यान दीजिए जरा। इस एक्विजिशन विंग के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस फाइनेंस, सर्विसेज हेडक्वार्टर्स, यहाँ से सदस्य लिए जाते हैं। ध्यान दीजिए, इस एक्विजिशन विंग के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम सुन रखा है आपने, एमओडी फाइनेंस का नाम सुन रखा है आपने, डिफेंस फाइनेंस का, और सर्विसेज हेडक्वार्टर्स, यहाँ से इसमें ऑफिसर्स लिए जाते हैं फंक्शनिंग रेस्पेक्टिवली। और ये क्या काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सदस्य होगा वो एक्विजिशन मैनेजर का काम करेगा, जो डिफेंस फाइनेंस से लिया जाएगा वो फाइनेंस मैनेजर्स का काम करेगा, और जो सर्विसेज हेडक्वार्टर से मेंबर लिए जाएंगे वो टेक्निकल मैनेजर्स का काम करेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है, आप इसको अभी पढ़िए। माइक बंद कर लीजिए भाई, माइक मत ऑन करिए बीच बीच में, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, वैसे भी डिस्टरबेंस हो रहा है। तो ये ध्यान दीजिए जरा, जो ये एक्विजिशन विंग है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर यहाँ समझाया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो मेंबर होगा वो एक्विजिशन मैनेजर्स बनेगा, डिफेंस फाइनेंस का जो मेंबर है वो फाइनेंस मैनेजर्स है, और जो सर्विस हेडक्वार्टर से लोग हैं वो टेक्निकल मैनेजर्स हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक्विजिशन विंग का भी, और ये एक्विजिशन विंग फर्दर सपोर्ट कर रही है डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड को। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आप देखिए प्रोडक्शन विंग के बारे में बात की गई है। जो प्रोडक्शन विंग है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई की, ये किसे कंट्रोल करती है, चेन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को, जो कि देश में आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप यहाँ पर बदलाव आ चुका है। अब ये जो है, जो प्रोडक्शन विंग आपके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई की है, अब ये 16 डिफेंस पीएसयूज को मॉनिटर करेगी, उन्हें कंट्रोल करेगी। अब यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का नाम नहीं लिया जाएगा, और यहाँ पर ये सर्टेन पार्ट मैंने काट रखा है इसीलिए, क्योंकि अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आपका है नहीं और ये इसका काम खत्म है। तो हम पैरा 14 पे आते हैं। एक और देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है, डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफेंस, ये जो आपका अभी ऊपर नाम दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई, उसके अंडर ही काम करता है। ये मैंने आपको पीपीटी में दे रखा है, आप उसमें चेक करिएगा। इसका क्या काम है, पार्टिसिपेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स इन इंडिया। यानी जहां कहीं 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 पर भी एग्जीबिशन होंगे या ट्रेड फेयर्स लगेंगे भारत में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई के अंडर में काम करता है। और इसके अलावा जो है एक डायरेक्टोरेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ध्यान से समझिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर में ये भी है। ये मानकीकरण, डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसे इंश्योर करेगा। मतलब कौन सी चीज किस मानक में बननी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो दो, पैरा नंबर 14 में दो ऑर्गेनाइजेशन के नाम आए हैं, एक डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा डिफेंस, ये आपका जो है क्या नाम है, ये डायरेक्टोरेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये दो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो डिपार्टमेंट हैं, ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर में। पैरा नंबर 15 में आइए, एक आपकी और ऑर्गेनाइजेशन है क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान दीजिएगा, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, तीनों के अंदर जो भी स्टोर,
सप्लाई होता है, जो भी इक्विपमेंट सप्लाई होते हैं इनको, जो भी एम्यूनिशन सप्लाई होता है, उनकी क्वालिटी एश्योर करने के लिए तीनों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर भी काम करता है। तो ये जो क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम है डिफेंस स्टोर्स के लिए ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन बनाना, तैयार करना स्टोर्स एंड इक्विपमेंट के लिए। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सोर्सेज इन द सिविल ट्रेड एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्टोर्स, मतलब सिविल ट्रेड के लिए इंडिजिनस सोर्सेज डेवलप करना। और जो तीसरा काम दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, इंस्पेक्शन ऑफ स्टोर्स रिलेटिंग टू आर्मी एंड नेवी। आर्मी और नेवी के लिए जो भी स्टोर्स आपका कहीं से भी सप्लाई किया जाए, चाहे प्राइवेट सोर्स से या गवर्नमेंट सोर्स से, चाहे डिफेंस पीएसयू से जा रहा हो, चाहे आपका प्राइवेट सोर्स से लिया जा रहा हो, उसकी क्वालिटी का इंस्पेक्शन करना, उसके स्टैंडर्ड का इंस्पेक्शन करना, उसका मानक चेक करना, ये काम क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन का है। और ये ऑर्गेनाइजेशन आर्मी और नेवी दोनों के लिए ये काम कर रही है। नेवी के केस में जो नवल आर्मामेंट है उसको छोड़ करके, क्योंकि नवल आर्मामेंट के लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रहते हुए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेक वगैरह बनते थे, उसे कहते थे सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ नवल आर्मामेंट। तो नवल आर्मामेंट के लिए एक सेपरेट इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेवी के लिए सप्लाई होने वाले आर्म्स एंड एम्यूनिशन को इंस्पेक्ट करता है, उनके स्टैंडर्ड को इंश्योर करता है। बाकी आर्मी आर्मी के लिए सारा का सारा क्वालिटी एश्योरेंस, चाहे वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का हो या नॉर्मल स्टोर हो, वो आपका यही ऑर्गेनाइजेशन करेगा। और इसे जो है जानते हो किस नाम से जानते हैं? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, डीजीक्यूए। डीजीक्यूए का नाम सुना होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका इस नाम से जाना जाता है। और इसका काम है आर्मी और नेवी के लिए स्टोर्स का इंस्पेक्शन करना, बहुत सारी चीजें करना, बस नेवी के केस में आर्मामेंट को छोड़ करके। इसके अलावा देखिए, द डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई। उधर आर्मी और नेवी के लिए आपने पढ़ा, अब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एयर फोर्स के लिए है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। ये किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंस्पेक्शन ऑफ द डिफेंस एयरक्राफ्ट, accessories वगैरह एंड डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिजिनस सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एरोनॉटिकल स्टोर्स एंड ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट ऑफ इंपोर्टेड ओरिजिन। तो जो भी इंपोर्टेड ओरिजिन की चीजें हैं उनका ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट वगैरह का भी इंस्पेक्शन करना, ये सारा काम जो है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का है। आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एयर फोर्स के लिए जितना भी सप्लाई होती है उसका इंस्पेक्शन करना, उसकी क्वालिटी इंश्योर करना, ये काम डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का है। तो ये आपकी तीन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर चर्चा हुई है। एक आपकी डायरेक्ट में डीजीक्यूए, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, जो क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए थी वो नेवी और आर्मी के लिए थी। लेकिन नेवी के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, जो कि नवल आर्मामेंट का इंस्पेक्शन करेगी। और तीसरी चीज हो गई आपकी ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि एयर फोर्स के लिए सप्लाई होने वाले स्टोर्स का इंस्पेक्शन करेगी। इसके बाद में नंबर 16 पे आप आते हैं, 16 नंबर पैरा में। तो देखिए ये आपका रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इनका काम क्या है? ये जो है आपकी रक्षा मंत्री को सलाह देती है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो हेड करते हैं सेक्रेटरी डिफेंस R&D, उन्हें साइंटिफिक एडवाइजर टू रक्षा मंत्री भी कहते हैं। रक्षा मंत्री को वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। तो जो भी सलाह जो है इस अनुसंधान संबंधित है, रक्षा अनुसंधान संबंधित, डिफेंस रिसर्च संबंधित, वो रक्षा मंत्री को एडवाइस इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाती है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी एडवाइस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, किस मामले में? साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के मामले में। किससे जुड़े हुए साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट? मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, वीपन सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट से जुड़े हुए, जो भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं
उसको रक्षा मंत्री और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं उन्हें सलाह देने का काम, वैज्ञानिक सलाह देने का काम इस विभाग का है, इस मतलब डिपार्टमेंट का है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन एडिशन डिपार्टमेंट अंडरटेक्स रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वीपन्स, weapon systems, equipment material and stores। और ये डिपार्टमेंट आपकी नोडल एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी देश के अंदर डिफेंस से रिलेटेड जितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, ये एजेंसी नोडल एजेंसी है, या ये डिपार्टमेंट नोडल एजेंसी है। तो ये आप जो है, ये जो काम किया जा रहा है, ये पूरे देश भर में बहुत सारी डिफेंस लेबोरेटरीज का नेटवर्क फैला हुआ है, उनके माध्यम से ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके अलावा देखिए इसमें क्या है कि ये जो इनका वर्क है, इसमें कौन कौन सी चीजें, यानी किस किस फील्ड में जुड़ा हुआ साइंटिफिक वर्क किया जा रहा है। आर्मामेंट्स, explosive, electronics, guided missiles, vehicles, aeronautics, structural engineering, naval weapon systems। इसके अलावा आल्सो प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद फूड, क्लॉथिंग, देखिए ये भी समझ लीजिए, फूड, क्लॉथिंग, मेडिकल, फिजियोलॉजी एंड फायर फाइटिंग फॉर द आर्म फोर्सेस। इन चीजों को भी ये डिपार्टमेंट हैंडल करता है। ये जो लैब्स हैं आपके स्टेब्लिशमेंट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, इन चीजों पर भी वो काम करते हैं। इसके अलावा देखिए आखिरी में ये भी है कि जो डिपार्टमेंट है आल्सो स्पॉन्सर्स डिफाइंड रिसर्च वर्क in universities and higher technological institutes in the country and has its own training and educational institutions। यानी ये जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और हायर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर जो है ये जो डिफाइंड रिसर्च वर्क है डिफेंस से जुड़ा हुआ, उसको उसको भी ये स्पॉन्सर करते हैं। और साथ ही साथ जो है इनके खुद के अपने ट्रेनिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी और स्टडी वर्क स्टडी के लिए डेडिकेटेड है। तो ये बात देखिए आप समझ गए होंगे, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर पेश किया गया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का खुद अपने आप में स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको कि हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ये मैटर मैंने आपको दे दिया है, आर्मी भर का मैंने मैटर दे दिया है, इसको आप लोगों को देखना रहेगा। तो ये देखिएगा आप लोग जो है, जैसे कि आर्मी का पूरा मैटर मैंने दे दिया है, इसको हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पूरा। इसको कवर करने के बाद इस पर भी टेस्ट होगा। लेकिन ये इतनी जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम चीजों में और हमें इंटरेस्ट पैदा होगा, हमारी जील बढ़ेगी। तो बहुत जरूरी है ये। अब आर्मी के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये पूरा हमने आपको दे दिया है, कोशिश कर लीजिएगा कि इसको पढ़ ले आप। और जो एनुअल रिपोर्ट भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आपको दे रखी है, उसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये जो आज आपको जो चीजें बताई गई हैं, अब वो चार्ट भी हम आपको दे देंगे, ये भी हम आपको दे देंगे। उस चार्ट को भी देखिएगा तो आपको ब्रीफ में चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।